हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तीन चीजें मैंने पहले आपसे साथ डिस्कस करनी है। टाइम डोमेन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक ये क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। RS इसका इनपुट है, CS इसका आउटपुट है। तो अगर आपने देखा हो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला था CS अपॉन RS, जो किसके इक्वल आया था, GS अपॉन 1 प्लस GS HS, राइट। तो ये जो नीचे वाली टर्म होती है 1 प्लस GS HS, राइट। अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ 0 से, तो ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली अपने पास क्या है, किसी भी कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो इसके सॉल्यूशन जो आएंगे वो क्या होंगे, अपने पास क्लोज लूप के क्या होंगे, पोल्स। देखो यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक तो हो गया क्लोज लूप के पोल, ठीक है। एक क्या होगा, ओपन लूप के पोल, ठीक है। ओपन लूप पोल्स। अगर हम ओपन लूप की बात करें, अगर मैं इस लूप को यहां से ब्रेक कर देता हूं तो ये मेरा लूप क्या हो गया, ओपन लूप हो गया, राइट। आपने कनेक्ट नहीं किया तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, GS बनेगा। तो GS, अगर आप GS को 0 से इक्वेट करोगे, जो S की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, 0 से इक्वेट किया GS को, तो S की जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी ओपन लूप जीरोस एंड जो इस GS के पोल होंगे वही क्या होंगे आपके पास, जो इस GS के पोल्स होंगे, पोल्स ऑफ GS, ये क्या होंगे आपके पास, ओपन लूप पोल्स। जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे या जीरोस भी बोलते हैं, जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर क्लोज लूप पोल्स। एक और टर्म होती है लूप ट्रांसफर फंक्शन। लूप ट्रांसफर फंक्शन, इस चीज का हम लोग यूज करेंगे आगे चलकर। लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, बेसिकली अगर मैं लूप की बात करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे एक लूप है एंड इसका ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल है, GS HS के इक्वल है। तो जो मेरा लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो डायरेक्टली GS into HS के इक्वल होगा। ये आगे चल के काफी ज्यादा यूज होगा। सेकंड थिंग हमने ध्यान रखनी है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट हैं, रूट्स ऑफ CH इक्वेशन आर पोल्स ऑफ क्लोज लूप। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्लोज लूप के क्या होंगे, पोल्स होंगे। क्लियर हुई बात यहां से, ये सारी की सारी आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो मेरे पास एक सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम। यहाँ पे दो टर्म डिफाइंड की जाती हैं, टाइप ऑफ सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम। अगर मैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम की बात करता हूं,
ऑर्डर ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होगा? जो ऑर्डर ऑफ सिस्टम होगा, द ऑर्डर ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम इज नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। जो मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट होंगे, वही क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ सिस्टम, राइट, ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लियर हुई बात यहां से? या फिर इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, देखो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ 1 प्लस GSHS, ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। तो जब भी 1 प्लस GSHS इज इक्वल्स टू 0 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CH इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट थे वही क्या थे हमारे पास, क्लोज लूप के पोल्स थे, क्लोज लूप पोल्स। तो हमने जो ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिफाइन किया वो क्या है, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं सिंपल सी, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस s सॉरी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास कोई इक्वेशन है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर मैं इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इस इक्वेशन के, इज इक्वल्स टू 3। तो जितनी भी यहाँ पे आपके पास किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर जो जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। जितने इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे वही क्या होंगे अपने पास, उतने ही क्या होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। उतने क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स। सो अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डायरेक्टली प्रेजेंट करना चाहता हूं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो हम क्या बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम को, यार ऑर्डर ऑफ सिस्टम को हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CH इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने इसके नंबर ऑफ रूट्स आएंगे एंड वही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होगा। क्लियर हुई आपको ये बात? तो हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम है टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन क्लोज लूप सिस्टम। उसको हमने किससे रिलेट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होंगे आपके पास, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपके पास है, टाइप ऑफ सिस्टम। ऑर्डर की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम की। तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या है बेसिकली, टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइन किया जाता है या ओपन लूप गेन से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय ओपन लूप गेन या ओपन लूप और लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये किससे डिफाइंड किया जाता है, ओपन लूप गेन और लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड किया जाता है। एंड होता क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स प्रेजेंट एट
ओरिजिन। तो GSHS हमने क्या किया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया है, लूप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन किया था। अगर मैं GSHS को लिखता हूं तो उसकी वैल्यू समथिंग इस फॉर्म में लिख लिया आपने, माइनस STA डिवाइडेड बाई S टू द पावर P 1 प्लस ST1 प्लस माइनस ले लेते हैं 1 प्लस ST2। ये कौन सी फॉर्म है, मैं ये डिस्कस कर चुका आप लोगों के साथ, ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अपने सिस्टम को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो S की ये पावर है, ये पावर ये क्या डिफाइन करेगी आपको, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम। तो दो चीजें हैं, ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ऑर्डर ऑफ सिस्टम हमारा क्लोज लूप से डिफाइंड होता है एंड टाइप ऑफ सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइंड करता है। और ये किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट एट ओरिजिन। जितने भी ओपन लूप के पोल्स हैं जो ओरिजिन पर प्रेजेंट करेंगे वो क्या देगा आपको, टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये चीजें यहाँ पे दो चीजें होपफुली आपको क्लियर होगी होंगी, व्हाट इज द टाइप ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ऑर्डर ऑफ सिस्टम रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर क्या कह सकते हैं हम उसको, ऑर्डर ऑफ सिस्टम को हमने जो डिफाइंड किया था यहाँ पे देख लो, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन ए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। एंड जितने आपके पास ओपन लूप या लूप ट्रांसफर फंक्शन के जितने भी पोल्स आपके ओरिजिन पे लाई कर रहे होंगे वो क्या डिफाइन करेगा आपके पास, टाइप ऑफ सिस्टम। होपफुली आपको टाइप ऑफ सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्लियर हो गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम की। देखो बेसिक से अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो किस लिए डिजाइन होता है। अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, कंट्रोल सिस्टम के स्टार्टिंग में जब मैंने कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था कि हमारा जो इनपुट होता है, जो रेफरेंस इनपुट होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम को, वो हमारा क्या होता है, डिजायर आउटपुट है। यानी हमारे सिस्टम को उस आउटपुट को क्या करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। अब मैंने मान लीजिए एक टाइम डोमेन में इनपुट अप्लाई किया कंट्रोल सिस्टम को, तो वो क्या करते जा रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा जो डिजायर रेस्पॉन्स है वो ये है कि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा डिजायर आउटपुट चाहिए इस सिस्टम का। ये आपके पास डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है। बट आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो डिजायर आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करके देता, वो क्या करता है आपके पास एक थोड़ा सा स्लोली इस डिजायर आउटपुट तक जाता है। तो ये जो रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मुझे इसको एनालाइज करना है, इस रेस्पॉन्स को एनालाइज करना है उस सिस्टम के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो आउटपुट है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेक करना पड़ेगा। एंड अगर मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको हम बोलते हैं एरर, ठीक है, एरर। एंड हाउ फास्ट आवर सिस्टम अचीव इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल वैल्यू, कितना फास्टली वो अचीव कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आप कहां से बता सकते हो, जब आपको पता होगा कि यार व्हाट इज द डिजायर रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द एक्चुअल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। इस एक्चुअल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम को बोलते हैं टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। टाइम, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया हमने, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। मतलब क्या है यार, देखो एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक एयर कंडीशनर है, फिर से वही चीज है, आपने उसका टेम्परेचर सेट कर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या वो अगर आपका 16 पे था, क्या वो एकदम से, मान लो अभी वो 16 पे था, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इंक्रीज करके टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सेट किया, क्या वो एकदम से 16 से 27 डिग्री चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो क्या करे, 16 से धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा एंड देन कहां तक पहुंचेगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। तो इस बीच में जो उसने टाइम लिया, जो उसका रेस्पॉन्स आया होगा, जैसे जैसे उसने स्लोली अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ये ले लेते हैं 27 डिग्री है जो हमें डिजायर टेम्परेचर चाहिए, एंड यहाँ पे आपका ये मान लेते हैं हम 16 डिग्री था, तो 16 डिग्री से धीरे धीरे उसने टेम्परेचर इंक्रीज करके कहां तक लेके गया, वो 27 तक। तो ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है उस सिस्टम का, इस रेस्पॉन्स को बोलते हैं टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ये हमारा डिजाइन और एनालिसिस के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे ये तो मैंने एक एग्जांपल से समझाया। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम लोग टेस्ट इनपुट्स लगा के, टेस्ट सिग्नल्स बोलते हैं इनको, टेस्ट सिग्नल्स
इनपुट में अप्लाई करके उस सिग्नल का रेस्पॉन्स चेक करते हैं। अब हम टेस्ट सिग्नल ही क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं, मेरे पास अगर मैं प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे एक रडार ले लेते हैं। रडार एक तरह का अपना कंट्रोल सिस्टम है। तो रडार का क्या काम होता है कि यार एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे आपका रडार लगा हुआ है, तो ये रडार इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का काम करता है। अब क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि ये कितनी फास्ट स्पीड से आएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो मैं इस रडार जो कंट्रोल सिस्टम है, ये रडार एक तरह का क्या है, मेरे पास कंट्रोल सिस्टम है, तो इसकी परफॉर्मेंस पहले मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं डिजाइन करता हूं। बट क्या मुझे एग्जैक्टली पता है कितनी फास्ट स्पीड से किस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, सो दैट मैं इसी को उसी के अकॉर्डिंग उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर पाऊं? बट मुझे नहीं पता होता है। यहां से जो सिग्नल आएंगे वो सारे कैसे होंगे? रैंडम इन नेचर, सारे रैंडम सिग्नल होंगे, क्योंकि इसकी स्पीड कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी अपनी डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे ट्रैक करना है। तो मैं एग्जैक्टली अपना सिस्टम इसके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो सारे के सारे क्या है? रैंडम सिग्नल है। तो मैं क्या करता हूं, इस कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए कुछ टेस्ट इनपुट्स यूज करता हूं, ठीक है। ये इस सिस्टम की परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए कि टाइम डोमेन में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट इनपुट्स यूज करते हैं। सो बेसिकली आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली हम लोग किसी एक रैंडम सिग्नल के लिए अपने कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट इनपुट्स को चेक करते हैं। हाँ, उस रैंडम जो सिग्नल आ रहा है उसको आप ब्रेक कर सकते हो इन टेस्ट इनपुट्स की टर्म्स में। सो हमारे पास जो टेस्ट इनपुट्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास टेस्ट इनपुट्स अवेलेबल हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है इंपल्स सिग्नल। इंपल्स सिग्नल, ठीक है, ये मेरे पास इंपल्स सिग्नल है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? सडन शॉक। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर है और सडनली आप उसको टच कर दो तो आपको एक सडन सा शॉक लगेगा। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट सिग्नल है वो क्या है? इंपल्स सिग्नल है, सडन शॉक सिग्नल है। ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? स्टेबिलिटी एनालाइज करने के लिए सिस्टम की। अभी वो डिस्कशन करेंगे हम लोग बाद में कि स्टेबिलिटी से कैसे एनालाइज की जाती है, ठीक है। सेकंड सिग्नल जो है अपने पास यूनिट स्टेप सिग्नल होगा। यूनिट स्टेप सिग्नल, ये सारी चीजें सिग्नल एंड सिस्टम में सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पैरेलली हमारा सिग्नल सिस्टम भी चला हुआ है, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं इनके ऑपरेशंस के बारे में, वो सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास यूनिट स्टेप या फिर स्टेप सिग्नल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सडन इनपुट। सडन इनपुट एग्जांपल क्या हो जाएगा इस सडन इनपुट का? देखो, आपके पास एक पिस्टन है, पिस्टन अभी पे रुकी हुई है, जैसे ही आप उसको एक एक्साइटेशन दोगे, बाहर से एक फोर्स लगाओगे, तो वो क्या करेगी? एकदम से रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ये क्या हो गया? एक सडन इनपुट का एग्जांपल हो गया आपके पास, या फिर क्या हो गया? स्टेप इनपुट का एग्जांपल हो गया ये आपके पास, स्टेप इनपुट। थर्ड थिंग आपके पास क्या होगी? रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल क्या होगा आपके पास? इस रैंप सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सिग्नल, वेलोसिटी टाइप इनपुट या वेलोसिटी सिग्नल, ठीक है। एक फोर्थ जो आपके पास होगी वो होगी एक्सेलरेशन इनपुट। एक्सेलरेशन इनपुट क्या होती है आपके पास? पैराबोलिक, पैराबोलिक सिग्नल, राइट। ये क्या क्या होगा आपके पास? पैराबोलिक सिग्नल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन इनपुट। एक्सेलरेशन इनपुट। तो
तो ये 4 टेस्ट सिग्नल हैं जो हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन से? इंपल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप या स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी सिग्नल। ठीक है, सॉरी पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल को एक्सेलरेशन इनपुट भी बोला जाता है, इसको वेलोसिटी टाइप सिग्नल भी बोलते हैं, वेलोसिटी इनपुट भी बोलते हैं, इसको सडन इनपुट, एंड जो आपका इंपल्स सिग्नल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सडन शॉक। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं। हाँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड सिग्नल की बात करता हूँ, ये दोनों स्टेबल सिग्नल है, एंड ये लास्ट वाले दो क्या है? अनस्टेबल सिग्नल है। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपने सिस्टम को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा इन टेस्ट इनपुट के रेस्पेक्ट में, वो जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा, सीटी ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर मेरे पास दो टाइप के रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो होगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एक होगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक क्या है अपने पास? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में डिफरेंस क्या है? बेसिकली यहाँ पे देखो, जो मेरा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, अगर आप टाइम को इफ t टेंड्स टू मैं इनफाइनाइट कर देता हूं, तो जो ct है इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो रेस्पॉन्स का वो पार्ट जो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, जो रेस्पॉन्स का वो पार्ट जो t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे किसकी तरफ टेंड्स कर जाएगा? 0 की तरफ टेंड्स करेगा। ऐसे पार्ट ऑफ रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, वही एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाला, तो ये आपके पास ये तो डिजायर रेस्पॉन्स था, ये एक्चुअल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है। अभी मैं और चीजें यहाँ पे डिस्कस करूँ। देखो, ये तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इसकी कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट हमने जैसे ही किया, तो जो पार्ट ऑफ रेस्पॉन्स डीके करके 0 हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। बट प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम तक नहीं जा सकते। सो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे? टाइम कॉन्स्टेंट डिफाइंड होता है। ठीक है, कि जो मेरा 5 टाइम कॉन्स्टेंट तक का टाइम है, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। इस टाइम तक जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आता है, इस रेस्पॉन्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। बेसिकली अगर मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखता हूं, तो थ्योरेटिकली डेफिनेशन है कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो रेस्पॉन्स का पार्ट जो है वो कंप्लीटली डाई आउट कर जाएगा, वो क्या होगा मेरे पास? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा। बट प्रैक्टिकल केस में क्योंकि मैं इनफाइनाइट टाइम नहीं देख सकता, तो मैंने क्या किया हुआ, एक टर्म होती है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में हमने क्या डिफाइन किया हुआ? अपना रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, कि अगर मेरा 5 टाइम कांस्टेंट तक का जो पार्ट होगा रेस्पॉन्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एंड 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वाले पार्ट को बोलेंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या होगी? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, जैसे आप t टाइम लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, जो पार्ट आपका बचेगा सिस्टम के रेस्पॉन्स का, उस रेस्पॉन्स के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। जो आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये बताएगा आपको स्पीड ऑफ सिस्टम। स्पीड ऑफ सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्पीड ऑफ सिस्टम का मीनिंग क्या है? कि हाउ फास्ट योर कंट्रोल सिस्टम इज अचीविंग इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, कि कितना फास्टली आपका कंट्रोल सिस्टम जो है अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर रहा है। आपका सेटलिंग टाइम क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देगा। एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, देखो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में ये आपका एक्चुअल रेस्पॉन्स है, ये सॉरी डिजायर रेस्पॉन्स है, ये एक्चुअल रेस्पॉन्स है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या देगा आपको? जो आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो है वो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी एरर प्रेजेंट है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे रेस्पॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक क्या होता है? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो है मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हाउ एक्यूरेट योर कंट्रोल सिस्टम इज, राइट। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो बताएगा हाउ फास्टली और कंट्रोल सिस्टम इज अचीविंग इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। मेरे पास एक कंट्रोल सिस्टम है जिसका रेस्पॉन्स जो है वो गिवन है।
ये मेरे पास एक कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो रेस्पॉन्स है, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का रेस्पॉन्स आपको गिवन है। आपने आइडेंटिफाई करना है, यहां पे आइडेंटिफाइज द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है एंड फाइंड आउट करो इसको। अगर कहीं पर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।